फिर से बता रहा हूं, शुक्र उस व्यक्ति का पत्नी कारक ग्रह है। किसी भी व्यक्ति का, पुरुष का पत्नी कारक ग्रह कौन है? शुक्र है जी। शुक्र के काउंट करते हुए मैंने देखा 5th हाउस में शनि है, वहां मंगल और द्वादशेश की दृष्टि है। मैंने जो सूत्र पढ़ाया एकदम ध्यान से उसको आप रियलाइज करिए, उसको आप रिमाइंड करिए, देखिए, महसूस करिए, कल्पना करिए क्या हो सकता है, क्या फलादेश करना चाहिए। शुक्र जिस हाउस में रहता है उसको लग्न मानिए, उसके सेकंड हाउस शुक्र के संपत्ति हो गया। शुक्र का कुटुंब भी हो गया ना वो। हाँ, सेकंड हाउस कुटुंब भी हो गया। जी। शुक्र से थर्ड हाउस शुक्र उस के व्यक्ति भाई, के पत्नी का भाई, परत छोटा भाई, साहस भाई, उसका साहस। शुक्र से फोर्थ हाउस मीन्स उस मन लड़की माता के जमीन प्रति विचार, उसके विचार। शुक्र से 5th हाउस मीन्स विद्या, संतान, विद्या, पुत्र, उसका एजुकेशन और उसका गर्भ। 5th हाउस पेट, गर्भ, उसका एजुकेशन। अब मेरे पास वो व्यक्ति आया कि सर मैरिज हुआ 3 साल हो गया। शनि बैठा है तो इसमें देरी होएगी गर्भ हाँ, धारण करने में। न केवल डिले, ध्यान से देखिए। मंगल की दृष्टि भी है इसी भाव पे। हाँ, ओके। मंगल की जो दृष्टि है और द्वादश, मंगल कौन है? किसी भी स्त्री के लिए मंगल रज का काम करता है। मंगल रज का काम करता है, और रज का काम करने वाला जो मंगल है उसकी अगर कुपित दृष्टि होगी तो क्या होगा? रज से रिलेटेड डिस्टर्ब होंगे। और शनि, द्वादशिस, मंगल, राहु, यह सभी सूर्य, ये सभी विच्छेदात्मक ग्रह है। विच्छेदात्मक का मतलब है उस हाउस अलग से करने जुड़ी वाला। हुई चीजों से उसको दूर कर देना। इसका मतलब मैंने उसको कहा कि पुत्र इसके होगा। कभी मिसकैरेज हुआ है क्या? क्योंकि शनि रुक्ष ग्रह है, विच्छेद कर देने वाला ग्रह है। मैंने कहा इसके मेंसुरेशन साइकिल में डिस्टर्ब है क्या? उसने कहा हाँ जी डिस्टर्ब है। मैंने कहा पीरियड नहीं आती है क्या? ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती है क्या? उसने कहा हाँ हाँ सर 3 महीने में एक बार। जवान लड़की। किस वजह से हुआ? क्योंकि रुक्ष शीत गुण वाला शनि शुक्र के 5th हाउस में है। कितनी सामान्य सी बात है, लेकिन हमने यह कैसे डिसाइड किया कि इसके एजुकेशन के लिए शनि डिस्टर्ब कर रहा है, या गर्भ के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, या उसके पेट से जुड़े हुए स्थितियों में डिस्टर्ब कर रहा है, उसके एजुकेशन में कर रहा है, किस चीज में कर रहा है, 5th से जुड़े हुए। तो मैंने गर्भ की तरफ इसीलिए ध्यान ले गया क्योंकि मैरिज हुआ अभी 3 साल हो गया और खिन्न मन होकर के सामने उसके माँ बाप बैठे हुए। तो एस्ट्रोलॉजर को हर चीज में अपना दिमाग लगाना है, क्या हो सकता है, तो उसके फेस को थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ती है। निधि जी आप तो चूक गई अविनाशी के क्लास से, लेकिन दोबारा जरूर आप कर लीजिएगा क्योंकि फेस को जानना इसमें भी जरूरी है। ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग आगे से आगे चीजों को कैलकुलेशन करते हुए जाइए। अब आज हम एक नए चैप्टर में जाएंगे और यह मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ये रहेगा आप लोगों के लिए। पीछे का कोई छोटा तो नहीं है ना कि कोई ऐसे कोई सूत्र हो जो कि जिसको बताना था लेकिन वो बताना भूल गए हम, या वो रह गया, कोई ऐसा है तो देखिए। है ऐसा कोई? पिछला हमारा क्लास संदर्भ क्या था? हाउस में एक एक करके
ऐसा तो कोई नहीं है, बट आपने बोला था कि अब हर एक भाव में कौन-कौन से ग्रह बैठते हैं, उनसे भी क्या कुंडली का प्रेडिक्शन कैसे होता है, वो आप ओके, बताएँगे? तो उसी चीज को आप लिख लीजिएगा। एक सेकंड, एक मेरा पेशेंट है। हेलो, हाँ जी, मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ, कल बात करेंगे। नमस्कार। अच्छा, तो अब लिखिए जरा, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस में, जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य बैठता है तो, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठता है तो, अब ये कोई भी राशि हो, फिलहाल हम राशि के हिसाब से नहीं जाएंगे, कोई भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य अगर बैठता है तो लग्न के जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य बैठने का मतलब, लेकिन ये है कि सूर्य बलवान होना चाहिए। अब ये जो फलादेश अभी हम देखेंगे तो उसके बलाबल को भी हमने ध्यान देना है। कौन सा राशि है उसमें हम नहीं जाएंगे, उच्च है, नीच है, शत्रुगृह है, मित्र ग्रही है, वो सारी चीजें अलग बात है। अभी हम जस्ट इतना देखेंगे कि नीच होना नहीं चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं, मतलब अच्छा है या बुरा है, उसके आधार पर ये फलादेश हमारा रहेगा। अक्सर जिसके जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य रहता है वह ऊर्जावान होते हैं। तो लिखिए, सूर्य की वजह से ऊर्जावान होगा। अक्सर जिसके जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य हो वह आदमी प्रबल इच्छा शक्ति वाला होगा। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में हो तो प्रबल इच्छा शक्ति वाला होगा, और सूर्य अगर बलवान है तो प्रगतिवान होगा। अभी इससे जो जितने भी मैंने बताया, ऊर्जावान, प्रबल इच्छा शक्ति और प्रगतिवान, प्रगति करने वाला, एकदम अपने आप को मेंटेन करने वाला, डेवलप करने वाला, सूर्य जो है वो सिंह राशि का मालिक है। तो ये सिंह राशि कहते ही एक चीज ये ध्यान देना है कि ये आदमी चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, वो जैसे अच्युत शब्द है ना, अच्युत का मतलब न च्यवती स्वार्थात, जो अपने स्वयं के अस्तित्व से कभी नीचे नहीं गिरता वह अच्युत है। न च्यवती इति अच्युत, जो अपने पन से जो नहीं गिरता, जो अपने स्वभाव से नहीं गिरता, जो अपने वचन से नहीं गिरता, वह अच्युत है। और जो सिंह राशि वाले जितने भी होते हैं वो ज्यादातर वो वचन के बड़े पक्के होते हैं, वो ईमान के बड़े पक्के होते हैं, वो दीन के बड़े पक्के होते हैं। वो अच्छे होते हैं या नहीं होते वो बाद की बात है, थोड़े क्रूर जरूर होते हैं, जल्दी से जजमेंट करने वाले होते हैं, बहुत एग्रेसिव रहने वाले होते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी होती है, प्रगतिशील रहते हैं हर तरह के काम में। अगर वो रोगी है तो भी उठ करके चलने का मनसूबा रखता है, वो ऐसा नहीं कि दुखी होकर के नहीं रहते। अक्सर पापेच, अगर वो पापी होगा तो ये अहंकारी होगा, झूठी प्रशंसा का प्रेमी होगा, अहंकारी होगा, झूठी प्रशंसा का प्रेमी होगा, अपने बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला होगा, अपने बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाला होगा। मंगल रक्त विकार को देने वाला है, मंगल क्रोध को देने वाला है, मंगल चर्म विकार को देने वाला है। हालांकि चर्म कहते ही बुध भी आता है, उसमें त्वचा में बुध का भी प्रभाव है, लेकिन मंगल जो है हमारे रक्त धातु के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, रक्त में जो सेल है, रक्त में जो WBC है, उन सभी में मंगल का प्रभाव है। तो अगर मंगल कमजोर होगा और लग्न में बैठा होगा तो कहीं न कहीं रक्त विकार होगा, और उसमें भी शनि साथ दे, यानी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में मंगल और शनि दोनों अगर बैठे हुए हो तो यहाँ निश्चित है कि रक्त विकार हो सकता है। फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा होगा, अगर शुभ राशि में
अथवा शुभ कंडीशन में है चंद्रमा, फर्स्ट हाउस में शुभ कंडीशन में है, तो ज्यादातर ये यात्रा के प्रेमी होते हैं, चलना फिरना घूमना ये इनको पसंद होता है। अगर शुभ होगा, मानसिक स्थिति में थोड़े गंभीर होते हैं, मानसिक स्थिति में गंभीर और रचनात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं, कवि होते हैं। अगर बुध का साथ मिल गया तो, चंद्रमा और बुध अगर एक साथ हो तो थोड़े मोजी टाइप के कवि, हंसने वाला, है ना, क्योंकि जो कॉमेडियन जो जितने भी होते हैं ना, उन सब में बुध का प्रभाव होता है। तो अगर चंद्रमा और बुध का योग रहे कहीं भी, विशेष करके फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, तो ये बोलने में बड़े कॉमेडियन तरीका से बोलने वाला होगा, हंस मिजाज वाला व्यक्ति होगा, ज्यादातर रचनात्मक बुद्धि होगी, बैठे बैठे सोते सोते चलते चलते कुछ न कुछ कल्पना करता रहता होगा। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा। पापे दृष्टेच, अगर पापी ग्रहों की दृष्टि विशेष करके शनि के साथ या उसकी दृष्टि हो तो भ्रामकता होगी, कंफ्यूज रहने वाला होगा, बहुत कंफ्यूज रहता है, कंडीशन उसकी कंफ्यूजन वाली होगी, किसी चीज को प्रॉपर डिसाइड नहीं करने वाला होगा। मार्केट में जूते खरीदने जाएगा तो ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर सबको देख करके एक बार तो कहेगा भैया किसको ले लूं, सिर दर्द हो जाए, निकल जाएगा बाजार से। तो भ्रामकता उसके विचार में रहेगा। चंद्रमा अगर किसी पापी ग्रहों की दृष्टि से रहेगा, विशेष करके अगर शनि के साथ हो तो ये भ्रामकता और बढ़ती है। यदि चंद्रमा कमजोर होगा, नीच होगा, पापी ग्रहों के दृष्ट होगा, 3, 6, 8, 12 इन हाउस में होगा और उनको भी यहाँ पर भी किसी नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव होगी, गलत षष्ठांश में जाके बैठा होगा, तो निश्चित चंद्रमा उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति को कंट्रोल में न रखने वाला। अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो मानसिक स्थिति उसकी बड़ी वैसे डिसबैलेंस होगी, कभी भी इस आदमी के वचन का कोई पक्का नहीं होता, चंचल प्रवृत्ति वाला होता है। अगर चंद्रमा कमजोर होगा, शरीर में कफ की प्रवृत्ति रहती है, हमेशा घुर घुर करके रात में उसके घर वाली को पूछा जाए कि आपका हस्बैंड कितना खराटे मार के सोते हैं, तो वो वहीं पर रो पड़ेगी, कहेगी महाराज हम बस इसी चीज से दुखी है और बाकी कोई चीज से ऐसा नहीं है, बस हम चाहते हैं कि थोड़ा अलग रूम में सोए। तो उनमें खराटे रात में बजेंगे, क्योंकि कफ प्रकृति वाला शरीर रहेगा। शरीर में एलर्जी करने वाला है राहु। अगर राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होता है, चाहे दृष्टि हो चाहे युति हो, तो शरीर में किसी चीज का एलर्जी हो सकता है। और उसमें भी अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो निश्चित है कि उसको कोई ना कोई शरीर में एलर्जी हो सकता है। और एलर्जी का मतलब आयुर्वेद में वातज प्रतिशाय इस नाम से जाना जाता है। चिकित्सा के संदर्भ में जैसे ही आपको चंद्रमा और राहु दिखाई दे रहा है एक साथ या युति में दिखाई दे रहा है, चंद्रमा बहुत कमजोर है, वात प्रतिशाय समझ करके डेफिनेटली उसका आप चिकित्सा करिए। आप उसको पूछिए ही मत ऐसा कुछ होता है क्या, निश्चित ही होना है, पक्की बात है। और वह भी अगर चंद्रमा जो है पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में अगर उसका जन्म हुआ है, तब तो विशेष करके अमावस्या के बीच में या पूर्णिमा में, पूर्णिमा और अमावस्या में है, चंद्रमा नीच हो रखा है, राहु के साथ बैठा हुआ है, पापी ग्रहों से घिरा हुआ है, तो समझ लो कि फिर तो मामला खराब है। राहु से दृष्ट होने पे भी एलर्जिक, हाँ, राहु जो होता है ना, राहु जो है वो एलर्जी का कारक है। और विशेष करके युति रहे या दृष्ट युति हो या युति में ज्यादा गड़बड़ होती है, दृष्टि भी थोड़ी सी उतना नहीं होता, लेकिन युति में डेफिनेटली होता है। तो बाद में हम देखेंगे, फिर षष्ठांश कुंडली भी हमें देखना होगा हेल्थ के विषय में। D1 चार्ट देख के चंद्रमा और राहु की कंडीशन है, और फिर षष्ठांश कुंडली क्या नाम है, त्रिशांश कुंडली, 30वां अंश, उसमें जाकर के हम देखेंगे।
वो अभी हमने सीखा नहीं है, वो बाद में हम धीरे धीरे सीखेंगे। अगर चंद्रमा मंगल के साथ होगा और अगर वो स्त्री होगी तो निश्चित हमने मासिक धर्म में समस्या होगा, क्योंकि मंगल क्या है, रक्त को प्रभावित करने वाला है। किसी भी स्त्री के लिए जो पीरियड्स है उसको कंट्रोल करता है मंगल। और चंद्रमा कौन है, चंद्रमा भी रक्त को, प्लाज्मा को, रस को, इनको प्रभावित करता है। चंद्रमा शरीर में प्रोटीन को देने का काम करता है, कैल्शियम देने का काम सूर्य और मंगल करता है। तो मासिक धर्म में गड़बड़ी होगी ऐसा समझना है मंगल और चंद्रमा के प्रभाव से। राहु के साथ अगर चंद्रमा का प्रभाव होगा विशेष करके फर्स्ट हाउस में तो बहुत बुलक्कड़ होगा। बुलक्कड़ का मतलब, बुलक्कड़ नहीं समझना, बुलक्कड़ भुलक्कड़ भी हो सकता है, बहुत जल्दी से बातों को भूलने वाला, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक प्रकार से बुद्धि का कारक है। बुद्धि मतलब हम कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बुद्धि क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। तो जो सब कॉन्शियस माइंड है वो तो बुध भी दे सकता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है वो चंद्रमा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का मतलब है इंटरनल, हमारे हृदय हो गया, मन हो गया, यहाँ जाकर के कॉन्शियस माइंड का कार्य रहता है। और मन जो होता है वो हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसमें मन का बड़ा प्रभाव होता है ना। अगर कोई आदमी मानसिक रूप से बड़ा टूटा हुआ है तो उसकी याददाश्त वैसे ही कमजोर होती है। जिस किसी का भी शरीर में वायु बढ़ा हुआ होता है उसको पूछो याददाश्त कैसा है, डेफिनेटली कहेगा। और वायु बढ़ते ही वो मानसिक वेगों को बिगाड़ देता है। तो यहाँ से भी हम मनसा, चंद्रमा मनसो जातस चक्षु, चंद्रमा जो है मन और चक्षु यानी आंखें, इनका कारक है। इसीलिए चंद्रमा अगर राहु के साथ है तो हम क्या कहेंगे, ये बुलक्कड़ होगा, पटर पटर बोलने वाला, और भुलक्कड़ भी होगा फर्स्ट हाउस में। यदि चंद्रमा बहुत कमजोर है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, ध्यान देना फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यदि चंद्रमा बहुत कमजोर है, सड़बल में कमजोर, बिम्सोपक में ऐसे हाउस में है, फर्स्ट हाउस में बिम्सोपक का नंबर ही बहुत कम है, वहां बैठा है, नीच हो गया, पापी ग्रहों की दृष्टि है, नवांश में गलत तरीका से बैठा है, षष्ठांश में गलत तरीका से बैठा है, तो हम कहेंगे ऐसे में बार बार विचार बदलने वाला, पलटू राम बोलते हैं ना हमारे यहाँ देसी भाषा में, तो ये पलटू राम होगा, ये पलटू राम। और साथ में व्यर्थ घूमने वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला, और लक्ष्य विहीन होगा, कोई भी लक्ष्य नहीं, जो मन में आया वो कर दिया। आज किसी ने कह दिया क्या बात है आपके, तो ऐसा, अच्छा ऐसा है, चलो वही करते, कुछ दिन तक करेगा फिर कहेगा नहीं यार मजा नहीं आया, फिर उतने में कोई दूसरा मिल जाएगा, कोई बाबा मिल जाएगा, बाबा कहेगा भाई बेटा वत्स चल कृपा करता हूं तेरे ऊपर, हाँ करिए महाराज, अरे बेटा तेरी कुंडली में ऐसा है तू ऐसा कर, तो बस बाबा के चक्कर में रह गया। तो अपने विचार को बदलने वाला चंद्रमा। अब फर्स्ट हाउस में अगर मंगल रहे तो अगर हम मेष राशि के हिसाब से देखेंगे तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, इसे हम रोचक योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोचक योग। फर्स्ट हाउस में मंगल मेष राशि में होगा तो इसे रोचक योग बोलेंगे हम, और यह योग अच्छा है। रोचक, रोचक, रोचक योग। फर्स्ट हाउस में मंगल अगर होगा तो उस व्यक्ति, लेकिन वो मंगल जो है कमजोर नहीं होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, तो वह आदमी सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला होगा। हमारे हिंदुस्तान में, मुझे वो एक उसका याद नहीं आ रहा, हमारे
इतिहास में एक योद्धा है जो आसाम का था, एक योद्धा, अगर आप लोगों को याद हो तो बता रहा हूँ उसका नाम। एक योद्धा था आसाम का, उसको हिंदुस्तान में सबसे जबरदस्त डिसाइड करने वाला, इमीडिएटली डिसाइड करने वाला एक योद्धा के रूप में उसको जाना जाता था। मतलब वो आदमी एक सेनापति उसको बनाया गया था, तो वो इतना जबरदस्त, उसमें शरीर में पावर भी था, बल भी था, शत्रु संहार करने में बहुत, ये मुगल शासकों को बड़ा इसने आसाम से खदेड़ा था। इसका नाम मुझे बड़ा उल्टा पुल्टा सा नाम है आसाम के। उसको माना जाता है कि पूरे उस समय में उसने बस उस समय नहीं लगाता था, इमीडिएटली जाकर के भाई ये करना है, और करना तो करना है, फटाफट निकलो। तो ये मंगल अगर फर्स्ट हाउस में होगा और अच्छे कंडीशन में होगा तो क्विक रिस्पॉन्स, एकदम जल्दी से डिसाइड करने वाला, मानसिक रूप से साहसी होगा, अभयवान होगा, डरने वाला नहीं होगा। फर्स्ट हाउस में अभयवान। ज्यादातर मित्र ग्रही अगर होगा मंगल अपने बृहस्पति के पाले में जितने भी ग्रह हैं उनके राशि में अगर होगा तो यह डिसीजन हमें बताना, ये चीजें बता रहा है। लेकिन मंगल फर्स्ट हाउस पे होगा तो सिर में चोट लगा हुआ रहेगा। कहना होगा हाँ जी आपके सिर में कहीं चोट लगी, कहता नहीं, तो कहना है फिर कभी लगेगा पर चेहरे, ठीक है। और कभी कभी अगर मंगल षष्ठेश के साथ हो या कोई इस तरह के रोग कारक ग्रहों के साथ हो तो फेस में घाव हो सकता है। हम लेडीज के संदर्भ में फोड़े, फुंसी, चाय, झाइयाँ, क्या क्या कुछ कह सकते। बड़ा ऊर्जावान होगा अगर मित्र ग्रही होगा, अच्छे ग्रहों की। अपने बृहस्पति के जितने भी जो चेले हैं उनके अगर योग मतलब कि संबंध है, मगर शुक्र के जितने चेले हैं उनसे अगर ये दूर है तो बड़ा अच्छा ऊर्जावान होगा। बस हमने यही देखना है कि शुक्र के चेले का दृष्टि तो नहीं है। अगर बृहस्पति के जो चेले हैं कौन कौन से, दीदी जी बताइए जरा, बृहस्पति के चेले कौन कौन से हैं? नहीं पता। ल अविनाश जी आप बताइए। एक साइड में बृहस्पति रखिए, एक साइड में शुक्र रखिए। बृहस्पति भी देवताओं के गुरु है, शुक्र राक्षसों के गुरु है। अब बृहस्पति के पाले में उनके जो चेले हैं, एक नंबर में आ गया सूर्य, दूसरे में आ गया मंगल। सूर्य और मंगल शुद्ध रूप से ये दोनों उनके विशेष चेले हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और शुभ ग्रहों के साथ मिला हुआ बुध, ये बृहस्पति के खेमे में आ गए। शुक्र के खेमे में कौन कौन से आ गए? शनि आ गया, राहु केतु आ गया, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा आ गया और पापी ग्रहों से घिरा हुआ बुध आ गया। तो ये एक सूत्र है जो कि आसानी से दिमाग में उतर सकता है। कभी भी आपने जैसे मान लो मंगल देखा, ये फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है। अब मंगल के खेमे वाला गुरु कौन है? बृहस्पति। और उनके चेले कौन कौन से हैं? शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध, बृहस्पति और सूर्य और बृहस्पति, ये एक टीम हो गया, ए टीम हो गया। अब इन ए टीम वालों का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा अगर मंगल के साथ है तब हम क्या कहेंगे? हाँ, मंगल अपने टीम के साथ है तो उसको ऊर्जावान बनाएगा, साहसी बनाएगा, अजय बनाएगा, अवयवान बनाएगा। अगर विपक्षी शुक्र के चेले, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, पापी बुध हो गया, पापी मीन्स पापी ग्रहों के प्रभाव से युक्त बुध हो गया, पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ बुध हो गया, और शुक्र कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो गया,
अब इनका प्रभाव अगर उस मंगल के साथ है, अब किसी में भी, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, अपने खेमे वाले ग्रहों के साथ कुंडली बना रहे, मतलब एक योग बना रहे, तब वो अच्छे हैं, नहीं तो अच्छे नहीं। पापेचा, अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है और अगर वो पापी है, पापी कहते ही, पापी का कौन कौन से डेफिनेशन क्या क्या हमने बताया था? शत्रु के घर में रहना ये पापी है, और क्या क्या बताया था ओम जी? कल परसों हमने बात किए थे ना, पापी के संदर्भ में क्या क्या बताया था हमने? अस्त है, हाँ, अस्त है अस्त अगर, होना, पापी ग्रहों से दृष्ट होना, हाँ, और 3, 6, 11 में स्थित, हाँ, होना 3 से 11 के मालिक के साथ कोई होना, साथ बैठना, हाँ। हाँ, 3 से 11 के उसका एक राशि 3 से 11 में पड़ना, वो भी तो पापी है ना, 3 से 11 के मालिक भी पापी है। जी। खुद से नीच होना, खुद से पापी होना, पापी ग्रहों के साथ होना, अशुभ सस्टेंस में, वो फिर अभी हमने सीखा नहीं इसलिए वहां नहीं जाएंगे, अशुभ सस्टेंस में होना और 22वें दृष्काण में होना, ये भी है, लेकिन ये अभी हमने पढ़े नहीं। लेकिन डेफिनेटली अभी क्या बात है, अगर वो पापी नहीं है तो साहसी है, रुचक योग है, अवयवान है, ऊर्जावान है, सारे चीज है। अगर वो पापी है तो क्या क्या होगा? पापी होने से दुर्घटना देने वाला होगा, सिर में चोट होगा, पापी होने से चोट हो रहा है सिर में। पापी का मतलब अगर वो शत्रु के घर में है तो भी, जैसे मेरे तुला राशि में मंगल और शुक्र के बीच में कैसा है देखिए जरा, मंगल शुक्र को क्या मानता है? वैसे विरोधी खेमे में है वो। मंगल मेरे तुला राशि में, मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तुला राशि में मार्केश माना जाएगा। तुला लग्न है ना, मेरा तुला लग्न है तुला और तुला लग्न लग्न। में बैठा हुआ है मंगल। तो अभी देखिए शुक्र के साथ मंगल शत्रु या मित्र है? निधि जी बताएंगे। मंगल और शुक्र शुक्र शत्रु है या मित्र है? शत्रु होंगे। सर मंगल शुक्र को सम मानता है समान। और शुक्र भी मंगल को सम। लेकिन इधर से शत्रु के खेमे में है वो, शत्रु के खेमा है ना, बृहस्पति का चेला है मंगल और शुक्र के घर में जाके बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली वो अपना काम नहीं कर पा रहा बेचारा, रुक रुक के करेगा। हाँ, तो मेरे सिर में, मैं एक गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी नीचे खाई में गिर गया और सिर में चोट लग गया। जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था उसमें से 2 आदमी मर गए। ओ बाप रे। नेपाल में मैं गया हुआ था और एक्सीडेंट बड़ा जबरदस्त हो गया, चलो भगवान की कृपा से हम तो बच गए, लेकिन काफी लोगों का, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कान कट गया, क्या क्या हो गया। तो लग्ने स्थिता दिनकरा कुरुतेंग पीड़ाम पृथ्वी सुतो वितनुते रुधिरा प्रकोपम। अब ये भी सूत्र है, लेकिन अब सूत्र आपको पढ़ाएंगे नहीं, मतलब श्लोक तो आप लोगों को याद नहीं होगा। लग्ने स्थिता दिनकरा कुरुतेंग पीड़ा, ये भी एक पाराशर का सूत्र है। लग्न में अगर सूर्य है तो अंग पीड़ा होगा, लग्ने स्थित दिनकरा कुरुतेंग पीड़ा, अंग पीड़ा होगा। लग्नेश दिनकर, ओके। लग्न स्थित दिनकरा, सूर्य अगर लग्न में है तो अंग पीड़ा, लग्न से निधन कुरुते अंग पीड़ा, पृथ्वी सुतो वितनुते रुधिरा प्रकोप। अगर मंगल होगा तो रुधिर यानी रक्त से संबंधित विकार होगा, रुधिरा अब कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, और लेडीज अगर है तो आर्तवदृष्टि हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। रुधिर प्रकोप, ब्लड से जुड़े हुए प्रकोप होगा, है ना। छाया श्रुत वितनुते बहु दुख भाजाम। छाया सुत कौन है? राहु है। अगर राहु होगा तो अत्यंत दुख होगा, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है।
ठीक है जी। तो अगर अगर पापी होगा यहाँ मंगल तो दुर्घटना देने वाला होगा। पारिवारिक कलह होगा, दुर्घटना होगा, पारिवारिक कलह होगा, वैवाहिक कलह होगा, विवाह से जुड़े हुई समस्या होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा मंगल का फर्स्ट हाउस में रहने का। अब आ गया बुध का। अगर बुध फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या होगा? बुध अगर फर्स्ट हाउस में होगा और अच्छे कंडीशन में होगा तो बुद्धिमानी होगा, उसका माइंड व्यवसाय के प्रति लगने वाला होगा, व्यवसायी दिमाग होगा उसका, और व्यवसाय में तरक्की भी होगा। सही समय में व्यवसाय को लेकर के सही डिसीजन करने वाला होगा। थोड़ा सा मजाकी हो, मजाक कहते ही बुध समझ। फर्स्ट हाउस है, बुध बैठा है, साथ में शुक्र भी है, तो बड़ा संगीत प्रेमी होगा। निधि जी, क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो कि इस सूत्र को आप बना सको? उसमें आप इस सूत्र को लगा सकते हैं उसमें? सर अभी मैं सोच रही हूँ यही करने वाली हूँ, कंप्यूटर पढ़ने वाली हूँ। हाँ, करते हैं कुछ इसका, कंप्यूटर ही करते हैं। हाँ, इसको आप करिए, नहीं तो ये दिमाग में रहेगा नहीं चीजें। अगर जी शुक्र के साथ होगा तो संगीत प्रेमी होगा। अगर बुध लग्न में है मगर कमजोर है तो बहुत जल्द घबराने वाला होगा, हर चीजों को लेकर के। हाय भगवान, अब क्या होगा, हाय भगवान क्या करे, घबराने वाला। अगर बुध राहु के साथ बैठा है और कहीं भी बैठा है, राहु के साथ है कहीं भी है, विशेष करके लग्न में अगर होगा तो मानसिक अवसाद, मानसिक अवसाद होगा। और अगर कमजोर होगा तो उसके स्किन डिजीज होंगे, नाड़ी से संबंधित रोग होगा, जैसे गठिया बढ़िया इस टाइप की चीज, जहां से ब्लड सर्कुलेट होता हो, ऐसे तमाम चीजों में गड़बड़ कर देगा। और निधि जी के लिए बहुत आसान है इसको ना उसमें भरना। आप बस हर रोज में 9 ग्रहों को एक एक करके बताता जाऊंगा, आपका होमवर्क है ये, बस उसमें आप जोड़ते जाइए, है ना। आज मैं फर्स्ट हाउस में इतना मैं बता दूंगा, उसको आप जोड़िए। आज जितना बताया उतना कल तक जोड़ देना, और कल जितना देखेंगे उसको उतना जोड़ते जाइएगा। ठीक है। राहु के साथ होने पर मानसिक अवसाद होगा, त्वचा की विकृति और नाड़ी के रोग होगा, थोड़ा चंचल प्रकृति वाला होगा। ये हो गया फर्स्ट हाउस में बुध के होने से। और अगर बुध फर्स्ट हाउस में है और अच्छे कंडीशन में है तो हमें फिर वो तमाम बातें भी याद रखना होगा, जो कि बुध ग्रह का स्वभाव कैसा है,
एक चीज मैंने देखा है कि कुंडली में जो सबसे बलवान ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित उस व्यक्ति का स्वभाव होगा, उसकी प्रकृति वैसी होगी। और जो सबसे कमजोर ग्रह है, उससे संबंधित कमजोरी उस व्यक्ति में होगा। कहते हैं ना, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। तो कुंडली में जो सबसे बलवान ग्रह है, मजबूत जो ग्रह है, उससे संबंधित अच्छाइयां उस व्यक्ति में होगा, उसकी जीवन उसी से टिकी हुई रहे। इसीलिए बलवान हम षटबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ जी, बलवान हम षटबल के ही अकॉर्डिंग हाँ, देखेंगे। बलवान बहुत हमने षडबल ही नहीं, बल्कि वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उसको देखने का तरीका वो पारासर लाइट में है। अदरवाइज मैं आप लोगों को बाद में ना बल देखने का, जो षडबल है ना, अभी तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक अभी वो जो एस्ट्रो सेज में जो षडबल दिखाता है, वो मुझे लगता है प्रॉपर काउंट करके वो नहीं रखता है। वो जस्ट अभी देखने के लिए अभी हम देख रहे। बाकी ये षडबल देखने, बल देखने का एक सूत्र है, वो मैं आप लोगों को बाद में 2 दिन लगेगा, मैं आपको सिखा दूंगा, तो वहां से पता चल जाएगा बल, एक्चुअली बल जो है पता चलता है। और दूसरा, जो शुभ अवस्था में है वो भी बलवान है, जो पाप अवस्था में है वो भी कमजोर है। तो पापी नहीं है और शुभ है, तो पापी होने का कंडीशन अभी ओम जी ने गिना दिए। वो तमाम जो चीजें वो सारा पापी होने के कंडीशन है। अगर वो पापी है तो बलवान नहीं है, अगर वो पापी नहीं है और शुभ है तो वो बलवान है, और उसके साथ साथ में षडबल में भी अच्छा है, तो फिर तो जबरदस्त वो शुभ है। और ऐसे शुभ ग्रह उस व्यक्ति के जीवन को लीड करता है। अब आ गया बृहस्पति। अगर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति है और वो अच्छे कंडीशन में है, तो अध्यात्मवादी होगा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुझान होगा, नैतिकतावादी होगा, नीतिज्ञ होगा, नीति शास्त्र को जानने, मानने, समझने वाला होगा, बड़ा मधुर भाषी होगा, बुजुर्गों के समान बात करने वाला होगा, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला होगा, सद्विचारी होगा, सद्गुणवान होगा। लेकिन अगर शुभ है तो ऐसा होगा, अगर अशुभ है तो, अगर निर्बल है तो, अशुभ मीन्स निर्बल, निर्बल अगर है तो खूब डींगे हाँकने वाला होगा। डींगे हाँकना समझते हो? बड़ी बड़ी बातें करने वाला, जेब में ढेला है नहीं, और मुंह से ऐसे ऐसे बातें करता है कि नरेंद्र मोदी को अभी भी गद्दी से उतार करके गद्दी में बैठ जाऊंगा। कई सारे समाज में हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो खूब बड़ी बड़ी बातें करते। हमारे इस ग्रुप में भी 2-3 लोग हैं। अविनाश जी समझ गए कौन कौन है। तो बड़ी बड़ी जो डींगे हाँकने वाले हैं, उनमें दिक्कत क्या है, उनकी जुपिटर जो है कमजोर है, और अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो ये डींगे हाँकने वाला होगा। अगर ऐसा है तो आडंबर युक्त जीवन शैली होगा। अब आडंबर युक्त जीवन शैली का मतलब क्या है? जैसे पाखंडवाद, जैसे पाखंडी हम जिन्हें कह सकते हैं, दिखावा करने वाला। दिखावा करने वाला, दिखावा करने वाला। दिखावा तो खैर आडंबर में आएगा ना, आडंबर मीन्स दिखावा करने वाला। और पाखंड का मतलब होता है कि ढोंगी। दूसरों को दिखाता है कि हाँ मैं अच्छा भगवान का भजन गाता हूँ, मम्मी पापा का खूब सेवा करता हूँ। मुंह में राम बगल में छोड़ी। हाँ बस, ढोंगी वाला। हाँ उस टाइप का जो है ये व्यक्ति होगा जिसका बृहस्पति कमजोर हो जाए। अगर निर्बल होगा तो उसका आडंबर युक्त जीवन शैली होगा, डींगे हाँकने वाला होगा, निर्बल इच्छा शक्ति वाला होगा, इच्छा शक्ति उसकी बड़ी कमजोर होगी, इच्छा शक्ति कमजोर होगी। अरे कोई बात, कर लेंगे, जाएंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं, बोल अरे कोई बात नहीं यार, कोई कल देख लेंगे। इच्छा शक्ति है कहां से होगा? ऊर्जाहीन होगा, ऊर्जाहीन, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, चेहरे में कोई ऊर्जा नहीं है, बृहस्पति कमजोर हो गया।
अब आ गया शुक्र। अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में है और अच्छे कंडीशन में है तो कलात्मक विचार वाला होगा। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में है, अच्छे कंडीशन में है, तो कलात्मक विचार वाला होगा। कला के प्रति, साहित्य संगीत कला भी है ना। कला का मतलब क्या है? क्रिएटिव, किसी भी तरह का आर्ट। क्रिएटिविटी वाला। देखो एक सूत्र में आपको बताऊं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात नरो वही पशु भी समान। अब यहाँ 3 शब्द आया है। साहित्य के बगैर, बिन साहित्य पढ़ने पढ़ा हुआ, बिना संगीत सीखा हुआ और बिना कला युक्त, ये अगर इंसान है तो भी वो पशु के समान है। तो कला का मतलब है वो व्यक्ति में हर तरह की जो चीजें हैं, किसी के साथ बोलने की कला, कुछ लिखने की कला, कुछ करने का कला, आर्ट, म्यूजिक भी। लोग कहते हैं कि म्यूजिक एक ये कला है, बट म्यूजिक तो एक क्या है, एक नॉलेज है, एक साधना है, एक वैसी चीजें है। और उस कला के बदौलत म्यूजिक है ना। उसके बीच में कला चिपक जाए तो वो बढ़िया हो जाता है। अच्छा कला है तो रोटी और सब्जी आपसे बढ़िया बन पाएगा। लेकिन रोटी अगर आप बढ़िया बनाते हो तो कला के साथ साथ आप में और भी चीजें होनी चाहिए। तो कला का मतलब है साहित्य और संगीत दोनों अलग इन्होंने कर दिया ना सूत्र में। साहित्य अलग है, संगीत अलग है, जब भी तो तीसरे नंबर में कला बोला। तो क्या हो गया? कलात्मक विचार वाला होगा। कलात्मक विचार कहते ही एक इंग्लिश में वर्ड आता है मल्टी टैलेंटेड, जिन्हें हम कह सकते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड। हर तरह की नॉलेज उसमें है, मल्टी टैलेंटेड हम कह सकते हैं। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में है, शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो मित्रों में प्रेमी, वार्तालाप करने वाला, अपने दोस्तों के साथ चतुराई से बात करने में दक्ष, किसी लड़की के साथ भी लड़की को जल्दी पटाने में दक्ष। सीधे कहूं लड़की को जल्दी से पटा लेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कहने का मतलब बोलने में दक्ष, एक्सपर्ट। अरे क्या बात है! ऐसे आदमी को अगर कुंडली देख करके बलवान शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, या बाणी स्थान दूसरे हाउस में बैठा हुआ है, या लग्न और सेकंड हाउस दोनों का संबंध फर्स्ट हाउस में हो रहा है, जबरदस्त फिर तो महाराज आदमी बोलने में बड़ा दक्ष है। उस आदमी को अपने व्यापार बिजनेस लोगों के सामने, है ना, प्रेजेंटेशन करने के लिए उसको रख दो, आपका महाराज जीवन खोल के रख देगा वो। एकदम एक्सपर्ट, बोलने में बड़े चतुर। किसी चीज को बेचने के लिए ऐसे लोग बड़े एक्सपर्ट होते, बात करने में बड़े टैलेंट होते। कितना नपा तुला हुआ बात है ना, इतना बोला जाए कि अगला बंदा धराशायी हो जाए। वो आदमी संगीत के प्रति बड़ा आकर्षित होता है, संगीत का प्रेमी होता है, लेकिन अल्पायु में ही शादी हो जाती है। अल्पायु में बहुत जल्द शादी होता है। अगर निर्बली होगा तो, निर्बली अगर होगा तो विकृत मानसिकता। फर्स्ट हाउस में शुक्र निर्बली है तो मानसिक उसका स्थिति बहुत निर्बल रहेगा, तेजहीन, चेहरे में कोई तेज नहीं। और एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं ठरकी, उस टाइप का होगा। स्त्रियों को देख करके वैसे भाव रखने वाला, हाव भाव कटाक्ष। स्त्रियों से अगर शुक्र बहुत कमजोर है, फर्स्ट हाउस के साथ संबंध, राहु का योग है,
तो धोखा देने वाला होगा, स्त्रियों से धोखा देने वाला। शुक्र। अब आ गया शनि। शनि अगर फर्स्ट हाउस में है तो गंभीर स्वभाव वाला होगा, धीरे धीरे सफल होने वाला होगा। यदि राहु अपने घर में या उच्च का हो तो ऐसा फलादेश पूर्ण। ये राहु या शनि की बात? शनि फर्स्ट हाउस में उच्च या स्वगृही होके या इन दोनों कंडीशन में उच्च हो रहा है, स्वगृह हो रहा है या मित्र गृह भी हो रहा है, मित्र के घर में बैठा है। अगर मित्र के घर में है तो शुभ ग्रहों की नजर होनी चाहिए। तो ऐसे में गंभीर होगा, धीरे धीरे सफल होने वाला होगा। और अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा आलसी होता है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ आलसी है या नहीं। आप एक बार लोगों के कुंडली देख लेना, कोई फर्स्ट हाउस में आप देखना जरा, किसी के कुंडली है फर्स्ट हाउस में जिनके शनि बैठा है, आपके देखिए जरा, आलसी होता है ऐसा मैंने सुना था। लेकिन आलस्य के पीछे चंद्रमा का भी प्रभाव होता है, देखना जरा। एक है जिसमें शनि बैठा है लग्न में। वो आदमी आलसी है? हाँ, एक बच्ची है, थोड़ी आलसी तो है। उसके लग्न में शनि जो है किस कंडीशन में है? शनि किस शनि कौन से कंडीशन? राशि में है? थर्ड। मिथुन राशि। मिथुन राशि में। मिथुन राशि का मतलब क्या हो गया? अब शनि किसके घर में आ गया? बुध के घर बुध में। के बुध घर और में। शनि में क्या है? बुध कहाँ बैठा है पहले आप ये देखिए। बुध शनि बृहस्पति के खेमे में है या शुक्र के खेमे में है? शुक्र के बुध शनि तो मित्र है। हाँ जी, निधि जी क्या कह रही? हाँ, बुध और शनि दोनों जो है शुक्र जी के खेमे में है। पापी अगर बुध है तो नहीं, मतलब बुध जो है शुक्र के साथ है क्या? नहीं, आप कुंडली में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा कुंडली में। अच्छा, कुंडली में नहीं, बुध शुक्र के साथ नहीं है, बुध जो है राहु के साथ है। तो बुध जो है शुक्र के खेमे में आ गया, राहु के साथ है। तो शनि लग्न में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। और मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो शनि इस तरह से लग्न में अगर होगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8, तो अष्टम और नवम का मालिक हो गया है ना। तो अष्टमेश होकर के लग्न में आ रहा है, तो अष्टमेश होना बेकार सी बात है। लग्न में आ रहा है तो इसके सिर में इसके आंखों में कुछ चश्मा वगैरह पड़ा हुआ है क्या? आंखों में ड्राइनेस होती है क्या? अभी तो शायद होती होगी, क्योंकि अभी तो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा चश्मा हल्का सा लगा है। लगा, हल्का सा लगा का मतलब हल्का? मतलब कम पावर का। ओके, ठीक है। तो चंद्रमा लग्न में शनि लग्न में बैठा हुआ है, तो थोड़े से आलसी है क्या बच्ची? हाँ। थोड़ी गंभीर है क्या? चंचल नहीं होगी? गंभीर है। ओके, ठीक है। हाँ, तो फिर यही बात हो गया ना बृहस्पति शनि का। हम्म, अशुभ अगर अशुभ होगा तो दुर्बल होगा, अशुभ होगा तो दुर्बल होगा। दुर्बल मीन्स सॉरी, अशुभ है चा दुर्बल है चा। अगर शनि दुर्बल है यानी कमजोर है और अशुभ है तो असंतोषी होगा। असंतोषी समझते हो? सेटिस्फेक्शन नहीं होगा किसी चीज, थोड़ा डरपोक होगा, थोड़ा सा श्वास यानी एस्थमेटिक कंडीशन होगी, थोड़ा सा ना देखने पर भी बूढ़ा जैसा लगता है।
चेहरे में रौनक नहीं, शनि वायु बढ़ा हुआ रहेगा, वृद्ध जैसा दिखेगा। वृद्ध जैसे बात करने वाला बृहस्पति है और वृद्ध जैसा दिखने वाला शनि है। ये दोनों चीज को दिमाग में रखिए। वृद्ध जैसे बात करने वाला का मतलब क्या, मतलब वो मेच्योर बात करे? हाँ, मैच्योर एज से ज्यादा मैच्योर ऐसा। हाँ मतलब हाँ, बस बस समझदारी के हिसाब से, हाँ। मतलब बृहस्पति जो है ना, अगर सेकंड हाउस में है, फोर्थ हाउस में है और फर्स्ट हाउस में है तो मैच्योर होती है, जल्दी से मैच्योर, क्योंकि समाज और समय का थप्पड़ उसमें पड़ा हुआ रहता है। शनि भी थप्पड़ मारता ही है, परिस्थितियों का थप्पड़ शनि खूब मारता है लोगों को। मेहनती करा शनि बोलता है तो भाई तेरे को भी बैठे बैठे खाने को नहीं। न्याय का कारक। हाँ, न्याय का कारक है ना। अब आ गया राहु की पारी। अच्छा, एक चीज नोट करना, राहु के संदर्भ में ना हम लोग बहुत कम ही बात करते हैं, क्योंकि मैं राहु और केतु को स्वतंत्र ग्रह नहीं मानता। लेकिन बहुत सारे लोग राहु केतु के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्वतंत्र ग्रह नहीं है, जस्ट छाया ग्रह है। अगर राहु अशुभ होगा और दशा, अगर उसका दशा अंतर दशा आता है तो कोई ना कोई फूड पॉइजन होने का संभावना उसमें रहता है। तो ऐसे में उस आदमी को थोड़ा कहना होगा कि भाई खाते वक्त थोड़ा सा ध्यान से खाओ, फूड पॉइजन होने का डर होता है। राहु अगर अशुभ है, बहुत अशुभ राहु है, अशुभ परिस्थिति में बैठा हुआ है। उच्च का केतु कौन है? केतु किस राशि में उच्च होता है? धनु राशि में। और मिथुन राशि में उच्च होता है राहु। राहु अगर धनु राशि में चले जाए तो नीच हो गया, और केतु अगर मिथुन राशि में आ गया तो नीच हो गया। तो धनु राशि का राहु पापी ग्रहों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में अष्टम में बैठा हुआ है, या कुछ ऐसे है ना, पापी अगर हो गया, अशुभ हो गया, तो ये राहु उसके अपने समय में फूड पॉइजन देगा। अब हम बात करेंगे राहु के विषय में। अगर फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो राहु अगर उच्च हो गया तो, यानी कि मिथुन राशि में अगर राहु बैठता है, या नवम का राहु जो है थोड़ा सा धर्म कर्म को लेकर के थोड़ा नास्तिक बनाता है, लेकिन ठीक है, फाइनली फाइनेंशियल कंडीशन उसका अच्छा रखता है। फिफ्थ का राहु थोड़ा सा पेट में गैस वगैरह दे सकता है, लेकिन बड़ा तार्किक बुद्धि, जैसे फिफ्थ का राहु को हम बोलते हैं एजुकेशन में विष से संबंधित नॉलेज, जैसे क्या क्या बोलते हैं उसको, जो विष के डॉक्टर होते हैं, जहर का, या जो केमिकल में काम करने वाले जो होते हैं, या जो क्या क्या होता है, जो जहरीले पदार्थ जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर वगैरह जहाँ बनता है, या उससे जुड़े हुए जो काम होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो बनता है, उससे जुड़े हुए कंपनी, फैक्ट्री, या उससे जुड़ी हुई तमाम जो चीज जहाँ केमिकल्स वगैरह बनते हैं, तो उन तमाम, हाँ जी, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, हाँ, तो वो सारे जो काम है ना, फिफ्थ हाउस में अगर राहु बैठता है तो मतलब एजुकेशन अगर राहु देगा तो इस तरह के एजुकेशन देगा राहु। अगर राहु उच्च का हो गया तो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला देगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। राहु जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने वाला एक ग्रह है इंसान को। एक सेकंड, ठीक है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व, लोगों के सामने डट के बात करने वाला, लोग इससे डरते हैं राहु। टेक्निकल विचार वाला, टेक्निकल विचार, बूढ़ों के जैसे बात नहीं करने वाला, जमाने के साथ चलने वाला, और पुराने जो विचारधारा है उसको खंडन करने वाला। जैसे बृहस्पति पुराने विचारों को अवलंबन करता है ना, बृहस्पति पुराने विचारधारा को, बृहस्पति को देख करके आपने अंदाज लगाना इस आदमी के साथ किस तरह से बात करना है।
है ना। अगर बृहस्पति उस हिसाब से होगा तो बृहस्पति अगर स्ट्रांग होगा तो अरे महाराज आप तो बड़े धार्मिक हो, धर्मज्ञ हो, आप ये करिए वो करिए। अगर राहु स्ट्रांग होगा तो अरे महाराज धर्म कर्म से क्या होगा कुछ नहीं होगा, पूजा करो जो मर्जी करो। देखो ज्योतिष जो है ना एक तरह का, ज्योतिष कई सारी बातें, ज्योतिष समाज के साथ चलना सिखाता है। ज्योतिष एक बिजनेस का भी एक अस्तित्व तैयार करता है। आपको एक बिजनेस, आप बिजनेस में हर तरह के व्यक्ति आते हैं आपके सामने, कुंडली दिखाने हर तरह का व्यक्ति आएगा, नास्तिक भी आएगा, आस्तिक भी आएगा। तो आस्तिक के सामने अगर आपने बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, काम करना है, तो जो नास्तिक है उसके सामने धर्म कर्म की बातें कर रहे तो कोई फायदा तो है नहीं, है क्या कोई फायदा। एक आदमी कहता है महाराज गंगा गोदावरी कावेरी नर्मदा ये सारे सब बकवास है, राम श्याम से कोई लेना देना नहीं, सब कोरी कागज मतलब लिखी हुई कविता है, ये सब कहाँ ढोंग ढपड़ा है अगर कोई बोलता है। और आप अगर उसको कहो कि महाराज आपके ये राहु खराब है, आप गंगा में जाके डुबकी मारो, आप जाकर के काल सर्प शांति करो, तो वो नहीं करेगा कभी भी। तो कुंडली आपको हर चीजों से आपको ये कुंडली बचाता है, हर चीज कुंडली आपको सजग रखता है कि आदमी का नेचर कैसा है, सोचता क्या है, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन सा ग्रह किस दिशा में जा रहा है, उसके आधार पर आप इमीडिएटली आप डिसाइड कर सकते इस आदमी के साथ किस तरह से मैं बोलूं, है ना। आपको एक जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना कितनी बड़ी बात है, फेस रीडिंग सीखना। उनको तो चाहिए कि अविनाश जी को पहले पकड़े और फिर बाद में मुझे पकड़े दोनों की जरूरत है उसके लिए। दोनों को पकड़ करके तीसरी बार जब वो अपने ऑफिस में बैठेगा तो निश्चित उसका अच्छा काम जाएगा। पापे च, अगर पापी होगा राहु, अच्छा टेक्निकल विचारधारा होगा, अगर अच्छा राहु होगा तो टेक्निकल विचारधारा होगा, दूसरों की सहायता से सफलता पाने वाला होगा। दूसरों की सहायता समझते हो, दूसरों की सहायता से, जैसे बौद्ध समाज में हम देखते हैं ना कि कोई हीरो जो है, कोई जो एक्टर्स जो हीरो है वो हीरोइन को लेके आता है कहीं से ढूंढ के, और उसके बाद वो जाकर के बड़ा सफल होता है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान इंडिया के है ना बहुत सारे है ना ऐसे। कौन कौन से अविनाश जी आपको पता है? सलमान खान ने किस किस को उठा के ले आया था? बहुत लोगों को लाया सर, सलमान खान से ज्यादा तो गोविंदा लेके आए अच्छा सड़क पे से उठा के लाए थे। सोनाली कुलकर्णी को ऐसे ही राह चलते उठाया था। और एक अभी कौन सी हीरोइन थी जिसको कैंसर हुआ था? एक बात है सलमान खान भी जो है कि बहुत अच्छा, उसका भी दिमाग बहुत बढ़िया है ना, सेवा करने वाला दिमाग है उसका, उसने भी बहुत बढ़िया किया हुआ। वो भी आदमी अच्छा विचार वाला आदमी है, अच्छा दिल वाला है, तो भावुक हो जाता है बहुत जल्दी, किसी दुखी आदमी को देख करके खूब हेल्प करता है, हेल्पफुल आदमी नहीं होता है अविनाश जी बोलना इंडस्ट्री वाले सब बेकार होते। हाँ नहीं मैं तो ये सुना था। अच्छा हो सकता है आप मीडिया वाले तो सारी चीज बताते। अब आप तो, अब मैं तो आपके बात को मैं मानूंगा इसीलिए क्योंकि आप उस लाइन में हो सकता है ना। 10 साल रहा मैं इंडस्ट्री में सर, बाद में छोड़ दिया मैंने। वहाँ दिखावटी ज्यादा है ना, सिर्फ दिखावटी है, कुछ भी नहीं। बस गोड़ी चमड़े बनाते रहो। हाँ जो उसके स्किन जो है लटकता है, फिर उसको ऐसा करके पता नहीं क्या करते। सर बिना मेकअप के देख लोगे तो घर में आने वाली काम वाली बाई अच्छी दिखेगी उन लोगों से। ये कहो कि 2 दिन तक रोटी नहीं खाओगे मैं ये सोच रहा था कि आप ये बोलोगे अच्छा पापेच, अगर ये राहु पापी होगा तो अत्यधिक कामेच्छा, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा। व्यभिचारी होगा, व्यभिचारी समझते हो आप? ओम जी नहीं समझते व्यभिचारी? व्यभिचारी का मतलब होता है कैरेक्टरलेस, एक जगह नहीं टिकने वाला। हाँ कैरेक्टरलेस, एक स्त्री से मन नहीं भरने वाला,
और बहुत ज्यादा मूर्ख और बीमार। अगर राहु खराब होगा तो मूर्ख, बीमार, व्यभिचारी, अत्यधिक कामेच्छा, ये राहु का फलादेश है। केतु भी देख लेते। अगर केतु लग्न में होगा तो केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है। फर्स्ट हाउस में कमजोर शरीर, कमजोरी, शरीर में वीकनेस, बुद्धि में अस्थिरता, स्थिरता नहीं, स्टेबल नहीं है उसकी माइंड। घुमक्कड़, घुमक्कड़ का मतलब घूमता रहेगा दिन भर, कभी इधर आएगा, कभी उधर जाएगा, कभी अड़ोस के पास जाएगा, कभी पड़ोस के पास जाएगा। कुछ कंडीशन में चुगलखोर, चुगलखोर का मतलब हम कहेंगे, रजनीश जी कहाँ हो आप? एयरपोर्ट के अंदर हो गया? अस्पताल में सर। कहाँ पे? वो अस्पताल में, आई हॉस्पिटल में, माँ का आँख का ऑपरेशन था। ओ, क्या हो गया आँख? वो मोतियाबिंद हो गया था। अरे मोतियाबिंद का मेरे पास इतना अच्छा योग है, आप लोगों को मैंने दिया नहीं क्या? आप वो बना करके कर लो यार, आप लोग नोट करो। आयुर्वेदिक हम लोग अभी से डालेंगे तो हम लोग का मोतियाबिंद नहीं होगा? नहीं होगा। अरे गारंटी है, ये गारंटेड है, ये मोतियाबिंद नोट कर लो। गारंटेड का मतलब महा गारंटेड, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। ठीक है। अभी टेस्ट के लिए हाँ, अभी टेस्ट के लिए लाया है। अच्छा, अगर योग मिल जाता तो मैं उस हाँ, पर काम कर लेता। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। अरे महाराज हमसे पूछो ना। एक का नाम है नौसादर, नौसादर 6 मासा, नौसादर 6 मासा। कच्ची चीनी 6 मासा, कच्ची चीनी बाजार में जाके बोलना, पंसारी की दुकान में, कच्ची चीनी 6 मासा। टंकड़ भस्म 6 मासा, समुद्र फेन 6 मासा। सारे पंसारी के यहाँ मिलता है, लेकिन बशर्ते बढ़िया क्वालिटी का होनी चाहिए, ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट देते। मैं इसको बनाने के लिए सोच रहा हूँ। पलाश का बीज 6 मासा। अब आप इस योग को ही देख लो ना कि ये आपके मोतियाबिंद क्यों खत्म नहीं करेगा। पलाश का बीज आ गया, इतना जबरदस्त क्षारीय गुण है इसमें। पलाश का बीज 6 मासा, कलमी सोडा 6 मासा, कलमी सोडा 6 मासा, और काला सिरस के बीज 6 मासा। इन सभी को काला सिरस, सिरस नाम का एक पौधा पेड़ होता है, उसके बीज, ये कैंसर में भी काम करता है। सिरस का बीज ये त्वचा विकार में भी काम करता है। कृमिघ्न है, पेट के कीड़े को भी मारता है। तो ये काला सिरस के बीज बहुत जगह काम करता है। ये उसमें भी रसोली में काम करता है। जितने भी मतलब देखो, ये सब के सब लेखनीय, सारक, वेदनीय, और ये सारे इनमें गुण है। अब इसमें इन सभी को पहले तो अलग अलग पाउडर बना लेना। पाउडर बना करके 6 मासा इसको तौलना है। अथवा 6 मासा का मतलब ये है कि सबको बरोबर तौल लो बस। अब ये मासा वासा का भी चक्कर हटा दो, बरोबर तौलो इन सभी को। बेशक चाहो तो आप आधा आधा चम्मच कर लो, मतलब बरोबर कर लो आप। बेशक चाहो 2-2 ग्राम कर लो या 3-3 ग्राम कर लो, चलो इतना करो आप, 3-3 ग्राम कर लो। करने के बाद बढ़िया सा उसको, बस इसमें घोटाई बढ़िया होनी चाहिए। पहले इन सभी को अलग अलग तौल लो, अलग अलग पाउडर बनाओ। नौसादर तो एकदम नमक जैसा ही होता है, कच्ची चीनी भी जल्दी से पीसने वाली चीज़ है, टंकड़ भस्म भी जल्दी पिसाई होता है, समुद्र फेन भी एकदम पाउडर हो ही जाएगा जल्दी से। अब यहाँ कलमी सोरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। पीसने वाला मामला है काला सिरस और पलाश के बीज, बस, बाकी तो सारे पीसी जाएगा। उसको काफी देर तक उसको घोटते रहिए, घोटते रहिए, घोटते रहिए, घोटते, इतना जबरदस्त उसको खरड़ करिए। उसके बाद अगर 6 मासा नौसादर है, मतलब 6 मासा ये सभी है, तो 5 तोला काला सुरमा डालना है यहाँ
पहले जब आप वो सारी चीजें आपने तैयार कर लिया, पाउडर बनने के बाद तौलना है, पाउडर बनने के बाद तौलना है, 6 मासा सभी लेना है, और उसके बाद पाउडर होने के बाद सबको तौलना है 6 मासा। पहले आप चाहो तो 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम ले लो, इन सभी को बढ़िया पीस करके फिर 6 मासा बना लो, और उसके बाद सबको इकट्ठे तौलने के बाद सबको अलग अलग तौल करके एक खरल में डालिए, बढ़िया पीस लेना। उसके बाद 5 तोला काला सुरमा डालना। ये ध्यान देना, 6 मासा अगर डाला है तो 5 तोला सुरमा रहेगा। काला सुरमा आप लोग बाजार से बढ़िया क्वालिटी का लेके आइए, या काला सुरमा आप लोग खुद बना लीजिएगा, अपने हाथ का बना बहुत अच्छा होता है। काला सुरमा लगा, हाँ जी। कैसे बनता है काला सुरमा? काला सुरमा आप उससे बना लो, क्या बोलते हैं, बादाम जो होता है उसको जला लो। अच्छा, बादाम को जला लो, और बादाम जला करके, या कैसे बनता काला सुरमा वो मुझे भी उतना नहीं मालूम, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है काला सुरमा कैसे बनता है। हम तो बादाम को ही खूब जलाते, घी लगा करके पहले बादाम को करते, उसको जला लेते, बढ़िया से जल जाता है, एकदम राख हो जाता है, मतलब पूरा काला हो जाता है, उसको पीस लेते हैं, वो घी तो उसमें होता ही है, पीसते ही वो सुरमा बन जाएगा। फिर उस सुरमा को 5 तोला, अदरवाइज मार्केट से काला सुरमा लेके आओ जो आंखों में लगाने के लिए काजल के रूप में जो होता है, 5 तोला। अब उन सब के साथ मिक्स करके जबरदस्त रगड़ कर घोटाई करिएगा, करके एक डिब्बे में रखिए। अब ये कहाँ कहाँ काम करता है, आंख में फूली हो रहा है, आंख में जाले पड़े हुए हैं, इन दोनों में ये काम करता है। एक और योग दे दूं, किसी की आंखों से आंसू आ रहा हो, निधि जी आपने इस योग को बना लो, आप नयनामृत सुरमा बोलते हैं इसको, अभी जो मैंने बताया, इसका नाम रखिएगा नयनामृत सुरमा। नयनामृत सुरमा, हाँ, ये आपको फार्मूला हमारे गुरुजी का है, और ये इसको आप कर लो, आंख में बहुत अच्छा काम करे। मतलब अगर हम लोग की आंखें कमजोर हो रही हैं तो डाल सकते हैं। हाँ, इसको आप डाल दो। ये एक चीज बताता हूँ कि ये जो है, जैसे अभी रजनी जी ने कहा उनकी मम्मी की आंखों में फूल है, मोतिया बिंदा हो गया, किसी की आंखों में जाले पड़ रहा है, आंखों में मतलब अंदर गुल्म हो रखा है, ऐसे मोतिया बिंदा मीन्स क्या है, आयुर्वेद उसको गुल्म मानता है ना, गुल्म ही तो है ना वो, सोत अभी हमने चरक में पढ़े थे, और गुल्म। अब इसमें क्या है, बस कफक ने व्यवस्थाएं हमने करना है, तो ये सारे क्या करेगा, उसको छेदन वेदन करेगा, बस काम खत्म करेगा, कजल के रूप में उसको लगाना है, लगाते रहो। एक और नेत्र बिंदु आप लोग नोट करिएगा, नेत्र बिंदु, नेत्र बिंदु कहाँ काम करेगा, किसी की भी आंख में दर्द होती हो और आंख से हमेशा पानी निकलता रहता हो, इन दोनों कंडीशन में नेत्र बिंदु हमने आंख में लगाना है। सीधा सा है, ये तो बहुत सिंपल है, एक रत्ती फिटकरी लिया और एक रत्ती वोरिक एसिड लिया, और इसको फिल्टर किया हुआ पानी जो है उस पानी में डाल करके एक शीशे के साफ बोतल में डालिए, कम से कम भी 2 तोला पानी, ध्यान देना पानी का मात्रा 2 तोला, और एक रत्ती बोरिक एसिड और फिटकरी डाल करके कम से कम भी ऐसे करके ना 1000 बार इसको हिलाना है, गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 500 तक कर करके थक जाए तो रख दो, फिर बाद में उसको काम करना। उसके बाद ये सारा मल्ट हो जाएगा सारा, है ना, उसके बाद एक ड्रॉपर में डालिए, आँख में जो होता है डालने, और आँख में रोगी को लेटाना है कहीं आराम से, उसको एक बार कपड़े से बढ़िया उसको छान लेना है, उसको छान लेना, छान करके फिर कर लेना। उसके बाद आँख में बस टपकाना है इसको, बहुत अच्छा काम करेगा। तो केतु के संदर्भ में, और ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि निधि जी भी बेचारी चश्मा लगाती है। और सर काला मोतिया होने के बाद अगर विजन कम हो जाए तो क्या करना फिर उस पे? अभी जो मैंने आपको बताया ना, जो जो है पहले वाला, हाँ पहले वाला, वो तमाम चीजों में काम करेगा। जो स्क्विंट होता है उसमें भी काम करता है। क्या होता है वो जो स्क्विंट मतलब भेंगी जैसे आंखें दिखती हैं, भेंगी मतलब बिंगी, टेढ़ी, टेढ़ा सा। भेंगी सर वो देखता इधर है, देखेगा आपको दिखे लगेगा देख रहा उधर है, तो नहीं पता मुझे। नहीं वो जन्मजात होता है उसका, वो ये नहीं हो, उसमें तो नहीं होगा, वो तो अलग चीज होगी ना। अच्छा, बाय बर्थ होता है वो।
उसमें तो हमारे, चलो वो अलग कंडीशन, वो तो बाकी अगर गुल्म है ना तो गुल्म को तोड़ता है ना आंख। केतु कमजोरी, दुर्बल शरीर, अस्थिर बुद्धि, घुमक्कड़, वैवाहिक दुख, ये केतु देगा। उम्मीद है निधि जी आप फर्स्ट हाउस को आप नोट करेंगे तो परसों हम लोग फिर सेकंड हाउस को पढ़ेंगे।